नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे प्रख्यात संवेदनशील कथाकार, कवित्री, नाटककार डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी की कहानी वह तैयार है। तो आइए सुनते हैं कहानी। ईवान का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, हाथों में थरथराने की कंपन थी। उसने अपनी फाइलों और नोटबुक से अटी मेज का कोना पकड़ लिया। कुछ पल वह ऐसे ही खड़ी रही। पीछे से उसे नैन्सी का स्वर सुनाई दिया। क्या हुआ ईवान? ईवान को न चाहते हुए भी उत्तर देना पड़ा। कुछ नहीं, ब्रेक पर जा रही हूं। वह किसी के सामने अपने को बिखरने नहीं दे सकती। अपनी हांफती सांसों और कांपते हाथों को समेटकर वह धीमे कदमों से गलियारे में चली गई। ऑफिस की 12वीं मंजिल से एलिवेटर लेकर नीचे और फिर गलियारों से होते हुए इमारत के बाहर सीढ़ियों से उतरकर सड़क पर। इमारत के बिल्कुल बगल में ब्लू स्ट्रीट का सबवे स्टेशन है और उसके बाद यहाँ के लोगों का पसंदीदा कॉफी का अड्डा टिम हार्टन। इमारत और सबवे स्टेशन के बीच एक छोटा सा 4-5 लोगों के खड़े होने का कोना है, जो शायद इमारत की जमीन का ही हिस्सा है। उसमें इमारत के दफ्तरों के सिगरेट पीने वाले लोग आकर खड़े हो जाते और धुएं में बहुत कुछ उड़ाने की कोशिश करते। ईवान भी वहां आकर खड़ी हो गई। सितंबर के आखिरी दिन पतझड़ की सूचना दे रहे थे। पेड़ों की शाखों पर सुर्ख लाल पीले पत्ते अपने जीवन के आखिरी दिनों में पूरे सौंदर्य और गरिमा के साथ लोगों को मोह रहे थे। साथ ही बहुत से पत्ते झड़कर सड़क पर आ पड़े थे और उसी के रंग में मिलकर काले हो गए थे। जीवन बस आगे पीछे चलने की ही कहानी है। कोई अभी शाख पर है तो कोई जमीन पर। कुछ लोग सिगरेट का धुआं उड़ाते दार्शनिक दृष्टि से इन पत्तों को देखते हुए शायद यही सोच रहे थे। ईवान के पास अभी यह सोचने की फुर्सत और ताकत नहीं थी। उसने अपने काले स्वेटर से सिगरेट की डिब्बी निकाली और एक सिगरेट जलाकर पीने लगी। इस समय सिगरेट की उसकी मानसिक जरूरत थी। 1-2 कश लेकर उसे लगा कि उसने अपने कांपते हाथ पैरों को कुछ संभाला। वो पैरों के पास पड़े भूरे पत्तों की किरचों को देखने लगी। 2-3 लोग उसके जान पहचान के थे। सिगरेट पीने वालों में एक अबोली दोस्ती होती है और ईवान तो वैसे भी बहुत मिलनसार है, पर इस समय वह अपना चेहरा सिगरेट के धुएं के बीच छिपा लेना चाहती थी। उसका मन अपने जीवन में आए खतरों से कड़वाया हुआ था और वह नहीं चाहती थी कि आंखों से बरसते उसके क्षोभ को कोई और जाने या पढ़े। पत्तों के टूटे टुकड़े उसे कांच के टुकड़ों जैसे लगे, जिनमें उसका खुद का बिखराव कौंध रहा था। ऐसा क्यों होता है कि जीवन की सारी चढ़ाई और सारा विस्तार लौटकर उन्हीं बिंदुओं पर सिमटने लगता है जहां से जीवन शुरू हुआ था। वही नौकरी का चक्कर जिसे ढूंढते जिंदगी शुरू हुई थी और शायद उसी की तलाश में यह चुकेगी। उसने एक लंबी सांस ली। इस समय उसे अपनी उम्र के सारे वर्ष रीते और झूठे लगे। जो नियम सीखे थे वे उल्टे पड़ गए। 40 साल पहले विनम्रता वफादारी के जिन कारपोरेट नियमों को उसे जबरदस्ती अपनाना पड़ा था, और आज उन नियमों के कारण ही उसे लग रहा था कि वो समय से पीछे छूट गई है। कितनी चुभने वाली बात है कि 64 साल की उम्र पर आपको पता चले कि पूरी उम्र गलत हो गई। अब तक उसने अपने को, अपने काम को जो महत्ता दी थी, वह अब व्यंग से हंसती हुई लगी। उसे लग रहा था कि उसका स्वाभिमान उन पत्तों के चूरे जैसा हो गया है। आज उसकी मैनेजर ने वार्षिक मूल्यांकन के बाद उसे संकेत क्या, लगभग नोटिस ही दे दिया था कि उसकी नौकरी जा सकती है। वह भौचक्की रह गई थी। पिछले 10 सालों से वह यहाँ काम कर रही है और यहाँ के लोगों और काम के बीच उसे बहुत कुछ घर सा लगने लगा था। अपनी उम्र और स्वभाव के कारण वह सबसे बड़ी बनकर व्यवहार करती, चाहे वह मैनेजर हो या कोई अन्य साधारण स्तर की कर्मचारी। किसी को उसके पसंद की कॉफी लाकर देती तो किसी को बहुत प्यार से भागने दौड़ने के बीच बाल या मेकअप संवारने की सलाह दे दी।
इससे लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती वह उसे अच्छी लगती। लोगों के धन्यवाद उसे खुशी दे जाते। ऑफिस आने से उसे घर के घुटन भरे माहौल से 8 घंटे को छुट्टी मिल जाती और माँ के ताने सुनने के बजाय यहाँ लोगों की बातें सुनने में ज़्यादा रस आता। 10 साल कैसे इस ऑफिस में निकल गए पता ही नहीं चला। वो अपने को इस मझोली आकार की कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी समझने लगी थी। आज एन ने उसे उसकी औकात दिखा दी। उसके भीतर कुछ उबलने लगा। जो धुआं नाक से बाहर निकल रहा था उसकी आग पेट में कहीं गहरे जल रही थी। जिस पुनर्व्यवस्था की आड़ में उसे निकाला जा सकता था वह इतना बड़ा भी न था कि उसकी जैसी कम आय वाली महिला को काम पर लगाए न रह सके, जबकि वह कई विभागों से जुड़ी थी। कई मायनों में उनका उगालदान ही थी। कोई काम नहीं हो पा रहा, चलो इवान को दे आओ। कोई चीज रखने की जगह नहीं है, चलो इवान की मेज पर पटक आओ। स्टाफ के लिए आई हुई सारी इन्वेंटरी की खबर वो रखे। ऑफिस किचन से लेकर स्टाफ को दिए जाने वाले हर सामान की लिस्ट, हर सामान की खबर उसे रहती थी। हर दूसरे हफ्ते ऑफिस में नए स्टाफ की ट्रेनिंग चलती थी। उनके सारे फोल्डर्स तैयार करवाने से लेकर ट्रेनिंग की जगह तैयार करना, खाना ऑर्डर करना आदि आदि उसकी अंतहीन लिस्ट के नियमित हिस्से थे। इन सब के अतिरिक्त अपनी आदत के चलते इवान कोई ना कोई नया काम अपने लिए निकाले रखती। वह यह अच्छी तरह जानती है कि उम्र के इस मोड़ पर नौकरी खोना आसान है, लेकिन नौकरी मिलना मुश्किल। यहाँ ओंटारियो कनाडा में नौकरी से रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है, इसलिए सेहत और सहूलियत के हिसाब से कोई भी किसी भी उम्र तक नौकरी कर सकता है। पर सहूलियत किसकी? उसके जैसे क्लर्क और निम्न स्तरीय कर्मचारियों के इस प्रश्न का उत्तर अधिकारियों के हक में ही होता है। मैनेजर एन ने उसको इतनी बड़ी चोट देने से पहले सहानुभूति जताने की कोशिश की थी। इवान एन और उसके परिवार के लिए क्रिसमस पर तोहफे लाती। यहाँ तक कि एक बार उसने क्रोशिया का मफलर भी एन को बना कर दिया। लंबी मीटिंग के बाद जब एन अपने कमरे में पहुंचती तो वह उसके लिए कॉफ़ी और डोनट लेकर पहुंच जाती और तब अपनी भागती जिंदगी से थकी हुई एन ऑफिस और घर के दुखड़े उसे सुनाने लगती। वह जानती थी कि इवान इन बातों को किसी से नहीं कहेगी। इसी से कई बार सिर तक पहुंचे अपने दुख के काले पानी को वो इवान के सामने बह जाने देती। इवान धैर्य से सुनती और कई बार कारगर सलाहें भी दे देती। आज वह एन को मानवीय होने की सलाह देना चाहती थी। सहज मानवीयता एक मूल्य है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। कितने भाषण दे लो, कितने वर्कशॉप कर लो, किसी में यह होती है तो होती ही है और नहीं होती तो नहीं ही होती। पर इन सब बातों का भी अब कोई मूल्य नहीं रह गया। मामला सारा आमदनी और खर्चे का है। तनख्वाह जितनी दी गई है उससे 4 गुना अधिक काम ना करवाया तो क्या किया? यह काम मानवीयता से हो, आवश्यक विनम्रता दिखाने से हो, कड़े बनकर हो या अक्खड़ बनकर, अंततः मतलब काम से है। मूल्यांकन की इस मीटिंग में एन ने कई बार इवान को अपनी व्यवस्था बताई कि उसे ऊपर अपनी मैनेजर से विभाग के संगठन के बारे में हिदायत आई है। रटी रटाई बातों को दोहराते हुए एन ने कहा था, कंपनी इवान के काम की महत्ता को समझती है, पर नई संकल्पना में कंपनी अपने खर्चे कम करने की चेष्टा कर रही है। इस लाभ को देखे बिना कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा कहते हुए एन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एन मंजी हुई व्यावसायिक महिला है। वह जानती है कि अगर आज वह इवान के साथ सहानुभूति दिखाएगी तो कल उसकी अपनी कुर्सी खतरे में होगी। उसने इवान को यह समझाने की चेष्टा की कि कंपनी के नए सॉफ्टवेयर से बहुत से आंकड़े और सूचनाएं आसानी से सिस्टम में डाली जा सकती हैं और इस कारण बहुत से काम वापस विभिन्न विभागों को दे देने की बात हो रही है। इस नई संकल्पना के चलते केवल इवान ही नहीं, बहुत से कर्मचारियों के भी निकाले जाने की संभावना है। एन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा था,
कि उसे अभी तुरंत ही नहीं निकाला जा रहा, परंतु अगले 6 महीने में कंपनी में बहुत से परिवर्तन किए जाएंगे। उसने समझाया था कि यह व्यवसाय के नियमों के अनुकूल की जाने वाली प्रगति है, अतएव वह उसे पर्सनली न ले। इवान इस बात पर कुछ रोष से बोली थी, पर्सनल तो यह है ही है, मेरी अपनी जिंदगी पर जिस बात का असर पड़े वह पर्सनल ही होगी ना। एन ने समझाना चाहा था, मतलब किसी व्यक्तिगत नाराजगी के तहत यह बात नहीं होगी, बल्कि कंपनी की नीति के कारण होगा। इवान ने ये बातें अनेकों बार व्यापार संबंधी लेखों में पढ़ी हैं, टीवी की खबरों में सुना है और खुद भी झेला है कि कैसे कंपनियां आगे बढ़ जाती हैं पर उसके लोग पीछे रह जाते हैं, अपने भाग्य में उड़ती धूल और जूते चटकाती बेरोजगारी से जूझते। इस उम्र में शायद यह सच ज्यादा चोट दे रहा था। 19 साल की उम्र से वह काम कर रही है। उसकी सबसे पहली नौकरी एक कैफे में चाय बनाने पिलाने की थी। 2 साल उसने वह काम किया। अचानक एक दिन उस कैफे के मालिक ने घोषणा की कि अगले 2 सप्ताह में वह कैफे नुकसान होने के कारण बंद कर रहा है। तब वह अपने माता पिता के साथ ही रह रही थी, एक भाई और वह, यही छोटा सा परिवार था। इस अचानक आई विपदा से लड़ने के लिए उसके पिता का सहारा उसके पास था। उन्होंने ही उसे समझाया था और कह सुनकर उसका दाखिला ऑटो कैड के कोर्स में करवा दिया था। वे खुद उस समय बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी में काम करते थे और सोचते थे कि अगर इवान यह कोर्स कर लेगी तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। उनकी बात सही थी। उसने एक लंबे अरसे तक एक कंपनी में नौकरी की, लगभग 25 साल। फिर वह कंपनी बिक गई और उसे नए सिरे से बदलती दुनिया के लायक बनना पड़ा। यह वो दुनिया थी जो हर साल नए फोन और हर दूसरे साल कंप्यूटर में नई विंडोज यानी खिड़कियां खोलकर जीवन की सहूलियत को बढ़ा रही थी। पर इवान इस दुनिया में बहुत असुविधा महसूस कर रही थी, पर फिर भी उसने खिड़कियां खोली। शुरू होने पर ही समाप्त होने के रहस्य को कंप्यूटर के स्टार्ट बटन से समझा और फिर इस तिलिस्म के कुछ पहलुओं को समझकर उसने जिंदगी एक बार फिर पटरी पर बैठाई। उसे लगता था कि उसकी मैनेजर उसके काम से खुश है। अक्सर एन उसे धन्यवाद भी देती कि जिन कामों पर किसी की निगाह नहीं रहती वे काम भी इवान के कारण ठीक रहते हैं। इवान पहले से एन या अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए सब फाइलें तैयार करके रखती और जब एन मीटिंग से ठीक पहले हड़बड़ाई सी उसके पास आती तो अपेक्षा के अनुसार उसे इवान से मीटिंग संबंधित सारे प्रिंटेड कागज तैयार मिलते। कितनी ही बार वह शाम को देर तक रुकी, कितनी ही बार अपनी ड्यूटी के बाहर के काम उसने संभाले। उसके विभाग की नैन्सी, डोना और एलेन उसे मना भी करती थी कि अपनी ड्यूटी के बाहर के काम मत किया करो, अपना लंच टाइम लो। पर अपनी आदत के अनुसार वह इसकी उसकी ज़रूरत पूरा करते हुए ही वह अपना लंच का समय बिता देती थी। उसे लगता था कि ये नई लड़कियां हैं, ओल्ड स्कूल की काम करने की मूल्य धर्मिता से अपरिचित। उसे गर्व था अपने काम पर और काम और कंपनी के प्रति अपने स्नेह पर। अब इवान अपने से जूझ रही थी। आ गई उसकी ओल्ड स्कूल वैल्यूज काम में। वो उबल रही थी। मन कर रहा था एन के सामने जाकर बैठ जाए और बहस करे कि किस बात के लिए उसे यह नोटिस सा दिया जा रहा है। उसके काम में कोई कमी है? उसने कभी मना किया किसी काम के लिए? वैसे एन ने कोई तारीख नहीं दी उसे निकालने की, पर इस उस तरह से यह तो कह ही दिया है कि नौकरी खतरे में है उसकी। यह उसके स्वाभिमान को आहत कर रहा है। वो किसी से कम नहीं, फिर भी उसे अंदर से रुलाई उमड़ रही थी। खड़े खड़े उसने 2 सिगरेट फूंकी या 3, उसे पता नहीं। 15 मिनट की जगह वो शायद आधे घंटे का ब्रेक ले चुकी थी, पर हर बार की तरह वह हड़बड़ाई नहीं। पहले कभी ब्रेक लंबा हो जाता तो उसे लगता कि कोई ना कोई उसे जरूर ढूंढ रहा होगा और उसे ऑफिस के घंटों में हर समय उपलब्ध होना चाहिए। इन्हीं बातों के चलते बहुत से लोग उस पर हंसते भी थे
कि इवान का बस चले तो वह ऑफिस में ही सोए, कि शायद किसी को कुछ चाहिए होगा और कागजों और हर तरह के सामान से लदी उसकी मेज पर तो उन्हें कुछ मिलने से रहा। यह मेज विभाग के बाकी सहकर्मियों के लिए सिरदर्दी पैदा करती थी कि इसके चलते उनका कमरा सुंदर नहीं दिखता, पर वह सबको झिड़क देती थी कि मेरी मेज है, मेरा सामान है, तुम लोगों को क्या, अपनी मेज साफ रखो। एलिवेटर से ऊपर आते हुए वह अपने पर हंसी। मेरी मेज, मेरा सामान, किस पर गुरूर करे। जिस काम पर गुरूर करती थी वह किसी को पसंद नहीं आ रहा। जिस मेज को भानुमति के कुनबे की तरह संभाले बैठी थी वह भी उसकी नहीं, और सामान फाइलें तो हैं ही नहीं उसकी। ये साथी जो आज बहुत सगे की तरह दिखते हैं, जिनके साथ वह दिन के 8 घंटे हर रोज बिताती है, उस दिन तक ही सगे हैं जब तक नौकरी है। नौकरी गई कि सब खत्म। ऐसा नहीं कि वह यह जानती नहीं, पर जानने, मानने, भोगने और अनचाहे को सहने में बहुत अंतर होता है, और ईवान का मन यह चोट भोग रहा था, सह रहा था। पिता के जाने के बाद से उसे अपने परिवार से केवल रुखाई ही मिली थी। 24 की उम्र में उसका तलाक हुआ था। तब निकी 2 साल का था। अपनी मर्जी से जल्दबाजी मचाकर उसने शादी की थी, और फिर पूरी उम्र उसके फल निकी को अकेले हाथ पाला। अपने बारे में सोचने का ध्यान बहुत कम आया, क्योंकि निकी के बड़ा होते होते तक पिता बीमार रहने लगे। ईवान को अपने पिता से बहुत लगाव था। उनके न रहने के बाद माँ की पुरानी रुखाई कड़वे शब्दों में पूरे जोर से लौट आई थी। साथ ही 6 साल पहले घर से किनारा कर गया भाई भी अपनी बीवी बच्चे समेत लौट आया था। पिता की 5 साल की बीमारी में जिसका एक फोन नहीं आया, पिता की मृत्यु के 5 महीने बाद वो लौट आए, हैरान ही रह गई थी ईवान। वो सोचती, दुनिया भी बड़ी शातिर चीज है, कैसे पता चल गया भाई को कि पिता नहीं रहे। माँ अपने प्यारे बेटे को पाकर पति के जाने का दुख भूल गई थी। दिन रात माँ बेटे की खिचड़ी पकती, पर माँ भी बुढ़ापे के कारण एक न एक रोग से परेशान ही रहती, और अपना सारा गुस्सा ईवान को ताने मारकर और नीचा दिखाकर निकालती। अपनी असुविधा का सोचकर भाई ने घर पर उनके साथ रहने की नहीं सोची, वही गनीमत थी। अगर भाई की निगाह उनके घर पर है तो ले ले वो मकान। यह पिता का मकान है। अपना घर तो माँ बाप की देखभाल के ख्याल से कभी उसने बनाने की कोशिश भी नहीं की। निकी भी वहीं पला बढ़ा, और अब तो उसकी जिम्मेदारी भी ईवान पर नहीं है। शादीशुदा है, अपना खाता कमाता है और अलग रहता है। नानी की बकझक से परेशान और अपनी माँ की चुप्पी से नाराज। एक लंबी सांस छोड़ी ईवान ने। सबको मनाते मनाते, सबका ध्यान रखते रखते अब वह थक गई है। उसके भीतर कुछ चटक रहा था, कसक रहा था। रहे लोग उससे नाराज, जाए नौकरी, वह सबके बिना जी लेगी। वह सोचने लगी कि कैसे हैं ये कारपोरेट के नियम, कैसी है यह आज की दुनिया। पहले एक संस्था में काम करने वाले लोग एक दूसरे को सहारा देकर चलते हुए एक टीम की तरह से होते थे। वे अपना सुख दुख बांटते, साथ साथ हंसने रोने वाले लोग थे। ये नए लोग कहते हैं चुप रहो, अपने काम से काम रखो, और जितना काम तुम्हारे जिम्मे है उतना ही करो। इसके चलते तो सारी संयुक्त भावना ही खत्म हो जाती है। सब एक दूसरे के गले पर पैर रखकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। एक दूसरे को उठाकर साथ चलने की बात तो दूर रही, क्या पहले तरक्की नहीं हो रही थी? पर अब, लेकिन उसके सोचने से क्या होता है? जब ओल्ड स्कूल ही नहीं रहा तो उनकी वैल्यूज लेकर वो क्यों बैठी है? वह पसंद करे या नहीं, पर यही समय का सच है जो ईवान की आंखों के सामने अपने पूरे नग्न रूप में खड़ा है। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी भ्रम में निकल गई, कि कुछ लोग हैं जो उसके अपने हैं, घर में भी और बाहर भी। भ्रम ही तो था, लेकिन घर पर निकी ने और अब एन ने बता दिया था कि समय बदल गया है। अब यह उसके निर्णय का समय है कि वह बदलना चाहती है या टूटना।
इस साल निकी क्रिसमस पर भी घर नहीं आया था, केवल फोन करके शुभकामनाएं दे दी थी। उसके पूछने पर कि क्या वह घर नहीं आएगा, केवल इतना ही कहा था उसने कि अगर इवान चाहे तो वह उनके साथ उसकी पत्नी किम के घर क्रिसमस डिनर पर आ सकती है, पर वह अब नानी के ताने नहीं सुन सकता। इवान बहुत आहत हुई थी। फिर स्वाभिमान ने उसकी गर्दन जैसे आधा इंच और तान दी हो। सधे स्वर में उसने कहा था, बुढ़ापे में उन्हें क्रिसमस के दिन अकेले छोड़कर वह घर से बाहर कैसे जा सकती है। वह जानती है कि निकी ने खिन्न होकर फोन पटक दिया था कि तुम कभी नहीं बदलोगी। जिस माँ के पीछे उसने बेटे का दिल दुखाया था, उसने क्रिसमस पर बनाए उसके विशेष खाने की थाली एक कौर के बाद सरकाकर कहा था कि इस बुढ़ापे में तो अच्छा खाना बनाना सीख। इतना खराब खाना तो कोई कुत्ते को भी नहीं खिलाता। उस पूरी रात वह तकिए में मुंह छिपाए रही थी। उस दिन भी उसे लगा था कि बस बहुत हो गया। अब अपना पूरा जीवन उसे आंखों के आगे घूमता लगा। किस गर्व में जी रही है वो। यह गर्व ही अब उसके लिए दलदल बन गया है। इससे उसे बाहर आना ही होगा। वह ना इतनी बूढ़ी है और ना इतनी कमजोर कि अपने को बदल ना सके। वह चाहे और मेहनत करे तो कोई दूसरी नौकरी भी उसे मिल सकती है। ऐसे थोड़े ही हिम्मत हार कर बैठा जाता है। वह अपने को साधने लगी, समेटने लगी। कुछ दिन और बीते। सबको ईवान में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा था। वह अपने काम से काम रखती और अपनी ड्यूटी के बाहर के कामों के लिए मना कर देती। सबकी छोटी छोटी सुविधाओं का अनायास ध्यान रखने वाली ईवान जैसे अपने में गुम हो गई थी। अपने मेज की फाइलों में से अनावश्यक फाइलें उसने निकाल दी और जो दूसरे विभागों की जरूरी फाइलें थी उन्हें संबद्ध विभागों में पहुंचा दिया। हर एक के लिए पिन से लेकर स्टेपलर आदि अपनी मेज पर रखने वाली ईमान ने ये सब सामान अपनी मेज से हटाकर ऑफिस स्टोर पहुंचा दिया। वह अपने से पूछती कि वो क्यों सबकी मां बनी बैठी है। जिसको जो चाहिए अपने आप उसका प्रबंध करे। उसे अब प्रोफेशनल बनना था, इन बड़ी मैनेजरों जैसे। अब एन के फोन आने पर ही वह उसके कमरे में जाती। पहले की तरह कॉफी और डोनट लेकर उसके पास नहीं पहुंचती। जितना कम बोलो उतना ही अच्छा। इस होड़ की जिंदगी में कब कौन किसके मुंह से निकली बात को मुद्दा बनाकर गला काटे, क्या पता। लंच के समय वह बिल्डिंग से बाहर चली जाती और पूरा समय बिताकर ही वापस लौटती। 15 दिन में उसने अपनी मेज साफ कर ली, अपने सारे कागजों फाइलों को ठीक करके अपने सारे कामों की लिस्ट बना ली। इस लिस्ट ने उसे भी हैरान कर दिया कि कितने ही काम वह अपने सिर लिए है। कोई करके तो दिखाए का गर्व भी एक बार जागा। काम करने वालों को काम की कोई कमी नहीं होती। वह अपने टूटे अक्स जोड़ रही थी। बस मन वाला हिस्सा उसने चुपके से निकालकर अपने लिए रख लिया था। वह बार बार मन में दोहराती, जैसे अपने को यह बात रटा रही थी कि रिश्तों को दूर से ही बरतना चाहिए, चाहे वे घर के रिश्ते हों या काम पर बने रिश्ते। उसकी मेज पर अब कुछ ही फाइलें रह गई थीं, जिनमें से एक वह भी थी जिसमें उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों और कामों की लंबी लिस्ट नत्थी कर दी थी। कल को कोई पूछे कि तुम्हारा क्या रोल है और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो वह उन्हें फाइल पकड़ाकर कहेगी कि खुद पढ़कर देख लें। उसके लिए सब कुछ बताना कठिन होगा। साफ मेज की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर एक उजली सी मुस्कान खिलाई। अब वह तैयार थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।